नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। साकेत इलाके में हम लोग मौजूद हैं और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का यह इलाका आता है और यहाँ पर हमारे साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के दक्षिण दिल्ली लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद गौतम जी, जो कि यहाँ पे इस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या चुनाव में उनके मुद्दे हैं, किस तरह का चुनाव लेकर चल रहे हैं, क्या समीकरण नज़र आ रहे हैं, वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम हूँ। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ और पहले मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में मैं कार्यरत था। इससे पहले मैं सरकारी नौकरी में था, फिर प्राइवेट नौकरी में आया और अब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। ये मेरा पहला चुनाव है और ये चुनाव में आने का मुख्य कारण है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अनदेखी हो रही हैं हमारे देश में, जिसे हमें उसे लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मैं इस साकेत साउथ दिल्ली में काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही समस्याएं हैं, जो समस्याएं बहुत ही बुनियादी मानव जीवन में बहुत ही बुनियादी समस्याएं हैं और ऐसे समस्याओं के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस पर ध्यान दें और सरकार का ध्यान यहाँ तक लाएं। तो हमने इसके लिए जो है ना 14 पॉइंट का एक मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें 10 पॉइंट इसे मेंशन्ड है और 14 पॉइंट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। 4 और पॉइंट हम ऐसे मेंटेन कर देता हूँ क्योंकि ये जो मैनिफेस्टो है ये रिटन मैनिफेस्टो है। यदि आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और मेरी बातों को समझेंगे तो आप इसे ज़रूर समझेंगे कि हमने जो दिया है वो एक मेरा वर्बल कमिटमेंट ही नहीं बल्कि एक रिटन कमिटमेंट है जो 5 सालों में मुझे पूरा करना है इस साकेत के लिए। और यदि सरकार हमारी नहीं बनती है, मेरी पार्टी की सरकार इतनी बड़ी पार्टी नहीं है अभी, लेकिन जो भी पार्टी यहाँ पर रूलिंग होगा उसके साथ सहयोग करके मैं अपनी बातों को लागू करूँगा और कार्यान्वित करूँगा। जो बदलाव लाने के लिए आप कह रहे हैं, जो बदलाव लाने के लिए आप राजनीति में आए हैं, वो आप एक समाज सेवी के रूप में भी काम कर सकते थे। नहीं, ये समाज सेवी मैंने बहुत किया, समाज सेवा बहुत किया। मैंने सुसाइड जैसे चीज़ों पे करीब 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। अपने जहाँ पे मैंने योगदान दिया है वहाँ पर मैंने सुसाइड प्रिवेंशन पे काम किया हूँ। मैंने कोरोना पे मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मेरे 2 इंटरनेशनल बुक्स भी मैंने लिखे हैं जो 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जो हिंदी में नहीं है बट वो लैम्बर्ट पब्लिकेशन के हैं। आप गूगल पे मेरे नाम के आगे गौतम आनंद बुक्स को आप मारेंगे, सर्च मारेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें 2 बुक्स हैं जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अच्छा सर, आप दक्षिण दिल्ली सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 विधायक, 2 बड़े दिग्गज नेता हैं, 2 बड़ी पार्टियों के नेता हैं, इनके बीच आपने शेर को उतारा है, तो किस तरह का समीकरण, किस तरह का माहौल लेकर चल रहा है? देखिए ये शेर सिर्फ मेरा शेर नहीं है बल्कि ये पूरी जनता का शेर है। ये आज़ाद हिंद फौज का शेर है। शेर और चीता दोनों ही चुनाव चिन्ह है और शेर और चीता दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक ही जैसे हैं और एक ही स्पीसीज़ के हैं। तो ये दोनों सिंबल एक पार्टी का होना बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है। ये हमारे राष्ट्र का नेशनल एनिमल भी है शेर, और साथ में ये हमारा, यदि आपने देखा होगा, जो यदि कोई रिलीजियस होंगे तो माँ शेरा वाली की सवारी भी शेर ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शेर जहाँ रहेगा वहाँ दहाड़ेगा भी, और वो दहाड़, चाहे वो शेर तो जंगल में एक ही हो सकता है ना, तो ये दहाड़ सबको सुनाई भी पड़ेगा। और जब हम समाज सेवी के रूप में जब काम करते थे तो हमारे बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ये सोचा जाता था करे ये तो डॉक्टर साहब है, ये तो बातें यूं ही करते रहते हैं और इनकी बातें थोड़ा विचित्र भी होती हैं। लेकिन ये बातें जब हम पब्लिक्स में भी करते हैं और ये बातें जब हम हाउस ऑफ पब्लिक्स में जाके करेंगे तो उसकी बात एक अलग होगी, क्योंकि वहाँ पर देश के पास संसाधन होंगे। समाज सेवी के रूप में उनके पास संसाधन नहीं होते, सिर्फ विचार होते हैं और हम अपने बातों को दूसरे के सामने हंगर स्ट्राइक और एजिटेशन के द्वारा दूसरे से करवाते हैं। लेकिन यहाँ हम करवाएंगे नहीं, बल्कि अपने विचारों को अपनी ही प्लानिंग करेंगे और अपने स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमें लगेगा कि हमें ये चीज़ें पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वे के द्वारा हम पाएंगे कि उनकी नीड क्या है, उस नीड पर हम काम करेंगे। और जब हम जो फाइंडिंग्स, हमारे जो सर्वे के आधार पर जो फाइंडिंग्स आएंगे और जो उनकी नीड होगी, लोकल नीड्स होगी, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम काम करेंगे। चाहे वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी समस्या क्यों नहीं हो, हम रिसर्च और इनोवेशन और हर चीज़ से हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा सर, आपका जो मैनिफेस्टो है, अक्सर जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पर, किसी के जो मैनिफेस्टो है उसमें महात्मा गांधी जी नज़र आते हैं, कहीं कहीं बाबा साहब ज़्यादातर नज़र आते हैं, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में सुभाष चंद्र बोस जी का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या? ये एक्चुअली क्रांतिकारी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे देश के पहले सेना नायक हैं, जिन्हें नेताजी बोला जाता है, नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। ये जब कांग्रेस हुई थी, जब कांग्रेस का गठन हुआ था, तो सभी युवा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिए थे। तो जब स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिए थे तो पहले जो इनका कांग्रेस था वो 2 तरह के लोगों से भरे थे। पहला एक नरम नल के थे जो सॉफ्ट
सॉफ्ट और काइंड हार्टेड थे, और दूसरा जो बिल्कुल पैशनेट थे कि नहीं हमें ये करना चाहिए। तो ये बोलते थे कि ये गर्म दल है, एक नरम दल है। तो ये गर्म दल जो है ना, बाद में अपने सैद्धांतिक लड़ाई खुद लड़ी, अपनी विचारधारा को खुद आगे लेकर के बढ़े, और देश में पहली सेना हिंदुस्तानी सेना बनी जिसको आज़ाद हिंद फ़ौज के नाम से जाना जाता है। जो आज़ाद हिंद फ़ौज वही आज़ाद हिंद फ़ौज है जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही माताएं और बहनें थीं, वो माताएं हमारी दादियाँ थीं। अब तो दादियाँ बोलेंगे उन्हें कि अब तो कोई अभी आज के डेट में कोई लाइव भी नहीं होगा। उन्होंने अपना सब कुछ दिया, अपने ये शरीर से उतारे हुए गहने भी दिए, फंडिंग भी करा, और देश में एक नई सेना का निर्माण किया। लेकिन दुर्भाग्यवश नेताजी का एक प्लेन क्रैश में दुर्घटना होने के बाद ये फ़ौज जो है ना विहीन हो गई, दिशा विहीन हो गई, क्योंकि उतने कारगर रूप से वो काम नहीं कर पाई, और हमारी आधी आज़ादी जो है 1939 में ही रटक गई। सर, क्या क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं? जैसे आम आदमी पार्टी अपने काम के ऊपर वोट मांग रही है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने राम मंदिर का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ है 370, और भी अनेकों मोदी जी के जो काम हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ रही है। तो आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं चुनाव के? देखिए, धर्म तो जन्म सिद्ध है वो, क्योंकि हम जिस घर में जन्म लेते हैं स्वतः हम उस धर्म को अपनाते हैं, और जो बुनियादी है उसमें रोटी कपड़ा और मकान है, इसमें सभी बातें करते हैं जी। और इसके अलावा जो बातें यहाँ पर जो की जा रही है बहुत ही बुनियादी लेवल पर, निचले स्तर पर, वो जल आपूर्ति और बिजली आपूर्ति की बात करती है, जिस पर वो लड़ती है चुनाव। जी जी। लेकिन इन सब से हट करके भी हम जो बात कर रहे हैं, हम दक्षिण दिल्ली के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। जो मैं लगातार यहाँ पर अध्ययनरत होकर के मैंने जो यहाँ के लोकल नीड को जो मैंने जो पाया है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल पाया है, ट्रैफिक जाम पाया है मैंने। जी जी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इनकम्प्लीट वर्क्स हैं, मेट्रो के पिलर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो काफ़ी कई सालों से 5-6 सालों से ऐसे ही लटके पड़े हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रैफिक स्लो है, लाइट्स लैंप पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसके कारण भी हम ट्रैफिक स्लो हो जाती है। ऑफिस आवर में और ड्यूटी आवर में तो चलना मुश्किल हो जाता है। हम कहीं भी जाते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा हमें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलने में लग जाता है। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है कि क्यों नहीं हम दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में हाई स्पीड ट्रैक्स बनाएं जो मल्टी स्टोरी हो, जिसमें ट्रैफिक जाम का आधी से ज़्यादा मतलब 90% पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, जो बहुत ही रैपिडली काम करे। क्योंकि एक घर बनाने में, एक फ्लोर बनाने में 1 महीना लगता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 3 फ्लोर बनानी है तो 3 महीने में हमारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ ना तो लेबर की कमी है और ना ही हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। ये हम यदि करना शुरू करें, यदि प्लानिंग करें, और यदि जितनी जल्दी हमें इम्प्लीमेंटेशन मिल जाती है, मतलब उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो रिसोर्स एलोकेशन करने में और बाकी चीज़ों को करने में 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 साल लगेगा। और 1 साल में ये मल्टी स्टोरी हाई स्पीड ट्रैक्स का निर्माण करके हम ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक कंट्रोल को कम कर सकते हैं। जो दूसरी जो हमने मुद्दे की बात करी है, वो करी है एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बात करी है। हम साकेत में देखते हैं कि बहुत ही कम राजकीय शासकीय विद्यालय, बालिका विद्यालय, महिला विद्यालय और विश्वविद्यालय की तो बात ही मत कीजिए, पूरे दिल्ली में कहीं भी महिला विश्वविद्यालय नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बालिका विद्यालय कम से कम हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में, असेंबली में, जो स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कम से कम 2 से 3 बालिका विद्यालय उच्च और उच्चतर स्तर के हों और विद्यालय हों, और उच्चतर स्तर के कॉलेजेस हों, कॉलेजेस महाविद्यालय हों, और यहाँ पर पूरे सेक्टर में जो है ना एक वुमेन यूनिवर्सिटी बने, ताकि फ़ीमेल एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकें, फीमेल एम्पावरमेंट को को हम बढ़ा सकें। क्योंकि जितनी हमारी बहू बेटियाँ पढ़ेंगी उतना ही वो वुमेन एम्पावरमेंट होएगा। तो ये सोच करके यहाँ पर इस जगह पे ये ज़रूरी है कि हम विद्यालय और विश्वविद्यालय का निर्माण करें, और 100% फ्री एजुकेशन का भी बात हम कर रहे हैं कि फ़ीमेल फ्री एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि आधा से ज़्यादा जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट होता है वो गर्ल्स में होता है। क्योंकि अभी भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि बेटियाँ 10 तक पढ़ ली, बहुत हो गया, शादी कर दो, आगे क्या करेंगी, ये सोच करके लोग ड्रॉप आउट करवा देते हैं, बच्चों को पढ़ाई छुड़वा देते हैं। कुछ सामाजिक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके कारण है ना अपने माता पिता बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते और ड्रॉप आउट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे सोचा है कि यहाँ पर एक एम्स की सैटेलाइट यूनिट हो। एम्स में आप देखिए कितनी भीड़ रहती है, कितनी जाम रहती है। वहाँ पर भी एक पॉपुलेशन, एक हब ऑफ पॉपुलेशन वहाँ भरा रहता है, देश का सारा लोग वहाँ रहता है।
तो सिर्फ क्योंकि वहाँ भी वही हाल है जो एक प्राइमरी स्टेज में है, जिसे बनने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक सैटेलाइट ब्रांचेस खोल सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्पेंसरियों की हालत है, एमसीडी डिस्पेंसरियों की हालत है, वो छोटे छोटे डिस्पेंसरी है, 2 घंटे 4 घंटे के होते हैं, क्राउड्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ डिस्पेंसरी कम है। तो ऐसी संख्या, ऐसे में पॉपुलेशन बेस्ड है ना, जो टर्सरी केयर, यहाँ पर टर्सरी केयर की ज़रूरत है, ना कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है, ताकि हम जो है ना उसका वर्कलोड, एम्स का वर्कलोड को कम कर सकें। और इसके बाद हमने जो बात कही है, ड्रग फ्री स्टेट के बारे में बात की है। आपने अभी देखा होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में, दारू के ठेके देने के मामले में बहुत सारे चीज़ों में ऐसी घोटाले हुए हैं कि आज सभी चीज़ प्रश्नबद्ध है। हर किसी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उसकी ऑनेस्टी के पीछे। तो ये नशा मुक्त होने के बजाय जो है ना नशाखोर हो गया है। तो नशाखोरी कम करना है, नशा मुक्त करना है इस समाज को। तो उसके लिए हम लाइसेंसिंग प्रोसेस लगा करके या फिर एक लिमिटेड और सप्लाई दे करके हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं या फिर पूर्णतः नशा मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ मैंने देखा है, रिहैबिलिटेशन देखा है कि जो बाल संरक्षण है, चाइल्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, छोटे छोटे बच्चे स्ट्रीट बेगिंग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्ट्रीट बेगिंग करते हैं, उन बच्चों को भी रोकना चाहिए। जहाँ पर हम कहते हैं कि नन्हा मुन्ना राही हैं, देश के सिपाही हैं, बच्चे सिपाही नहीं होकर करके बल्कि बच्चे जो है ना भिखारी बन रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना है। उसके लिए भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाने हैं, बाल संरक्षण नियम लगाने हैं उनको, कि ऐसे बच्चे यदि दिखे तो सरकार की पूर्णतः, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IPS ऑफिसर की पूर्णतः जिम्मेवारी हो कि ऐसे बच्चों को आप गोद लें, सरकार उसे गोद ले और उसका लालन पालन भरण पोषण करे, स्ट्रीट पर यूं ना छोड़े, है ना। क्योंकि यदि एक व्यक्ति भी पिछड़ा होता है और कम पढ़ा लिखा होता है तो समझिए देश पिछड़ा होता है। क्योंकि हमारा मापदंड एक व्यक्ति होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, ना कि पूरा समाज में हम औसत निकाल के करें, है ना। तो इसलिए ये चाहिए कि एक एडॉप्शन सिस्टम बनाएं जहाँ पे बाल संरक्षण नियम कानून के तहत कोई भी बच्चा ऐसा दिखता है तो ऐसे बच्चों को सरकार गोद ले, उसे पढ़ाए लिखाए और उसकी पूर्ण परवरिश की जिम्मेवारी ले। इसके बाद थर्ड जेंडर की भी एक इशू है। थर्ड जेंडर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कहीं भी देखिएगा तो थर्ड जेंडर के लिए कोई कुछ नहीं है। आप कोई भी दफ्तर में कोई नौकरी नहीं कर रहा होता है कोई थर्ड जेंडर, ना ही कोई क्या कहते हैं कोई व्यवसाय कर रहा होता है, शॉप है उसके पास, ना ही उसके नाम से कोई मकान अलॉटेड रहता है, ठीक है। तो ये लोग स्ट्रीट वेंडर्स की तरह इधर उधर मूव करते हैं, मोबिलाइज पॉपुलेशन होती है। तो इनको रिहैबिलिटेट करने की भी ज़रूरत है, एक सुनिश्चित करने की ज़रूरत होती है कि इनका जीवन भरण, खाना पीना, इनको 100% रिजर्वेशन की, क्योंकि बहुत ही माइनर पॉपुलेशन है ये। तो हम इसमें 100% रिजर्वेशन दे सकते हैं इनको, कि जितने लोग यदि थर्ड वेंडर हैं उनको कोई ना कोई जॉब दे करके जो है ना हम इसको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज के लिए बहुत सिंपैथी होती है। ओल्ड एज हमेशा नेगलेक्टेड पॉपुलेशन है, जो घरों में अपने बच्चों के द्वारा ही नेगलेक्ट होते हैं और उन्हें खाने पीने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, दवाइयाँ भी काफ़ी दिक्कत होती है। उनके लिए भी एक सजेशन होता है कि कृपया अपनी अर्न की हुई लाइफ में अर्न की हुई प्रॉपर्टी इतनी जल्दी अपने बच्चों को ना करें। मैं आपके माध्यम से मैं उन्हें एक सजेशन भी देना चाहता हूँ कि कोई भी माँ बाप हो, जब तक वो ज़िंदा हो तब तक अपने बच्चों को अपनी अर्न की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि फिर वो नेगलेक्टेड फील करते हैं, फिर वो दूसरे हर चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर और सरकार के ऊपर मोहताज हो जाते हैं। फिर भी ऐसे भी है जो गरीब हैं, पुअर हैं, ओल्ड एज हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको बजाय डिस्क्रिमिनेट करने के सभी के लिए एक जैसा पेंशन योजना हो और जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें कम से कम मिनिमम रिहैबिलिटेशन अमाउंट, जो डेली लिविंग का डेली एक्सपेंसेस है, वो अमाउंट उनको मिलना चाहिए। जैसे हमें रहने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि चलो घर तो सबके पास होगा ही होगा, बट लेकिन खाने के लिए, दवा के लिए तो हमें चाहिए पैसा। तो एक मिनिमम पेंशन होना चाहिए, प्रति माह एक मिनिमम पेंशन होना चाहिए, ताकि वो अपने चीज़ों के लिए खुद पर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि वो भी हमारे समाज की और हमारे देश की एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है। और इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि जो ओल्ड एज है, चूँकि रिलीजियस भी होते हैं ये, इनको भी भगवान का दर्शन करना होता है, हज करना होता है, तो इनके लिए भी सब्सिडरी का प्रोग्राम होना चाहिए या फिर कंप्लीट फ्री होना चाहिए इनका ट्रांसपोर्टेशन, और इनका जो फूडिंग लॉजिंग सब हो फ्री हो। सरकार ये ऐसी प्रबंध करे कि जो 70 साल के हो गए हैं उन्हें घर से उठा करके हम उनसे घर से उठा करके हम उनको हज करा दें, उनको उठा करके हम 4 धाम की यात्रा करा दें। चाहे वो हिंदू है तो हिंदू वाले 4 धाम की यात्रा करें, यदि वो इस्लाम को मानते होंगे तो उनको इस्लाम वाले करने दें। धर्म की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता जो होती है सच्चे भाव में, तो ये होना चाहिए, है ना। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने अभी जल आपूर्ति के बारे में बात करी। यहाँ पे जल की समस्याएं हैं,
यमुना का पानी, गंगा का पानी आता है। आप देखते होंगे गुजरात में सरदार सरोवर योजना बन गया, पानी ही पानी है वहाँ। और यहाँ पर बगल में 3-3 नदियाँ बहती हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं है। यमुना का पानी गंदा करके बैठे हैं आप, जो पीने लायक नहीं है। और दूसरा जो गंगा का कैनाल का पानी आ रहा है, उस पानी को आप यहाँ पर ला नहीं पा रहे हैं। एक पाइपलाइन बिछाने के लिए इतना सोचना पड़ता है उन्हें। एक पाइपलाइन यदि कम पड़ता तो 10 पाइपलाइन बिछाइए आप। पानी की कमी हमारे देश में नहीं है। ऊपर से आपने बहुत सारे पानी अपने दूसरे देशों को दे रखा है, उन पानियों को भी खींच करके यहाँ तक लाइए, डैम बनाइए, ठीक है, रिजर्वायर बनाइए, लैंड रिजर्वायर बनाइए, पॉन्ड्स बनाइए, जमा करके रखिए, लेक बनाइए, जमा करके रखिए और वाटर सप्लाई करिए। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली के जस्ट दक्षिण दिल्ली के जस्ट आप दक्षिण में जाएँ, जो मुख्यतः दक्षिण दिल्ली में जाएँ तो वहाँ पर बहुत सारे खाली जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। आप उनको पॉन्ड में कन्वर्ट करके जो रेनफॉल होता है उसको जमा करके आप रखिए, है ना। वहाँ से वाटर सप्लाई, लोकल वाटर सप्लाई दीजिए, है ना, तो पानी की समस्याएं ख़त्म होंगी वो, है ना। और जो उसके बाद में मैं बोलता हूँ, आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे कि फिर इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारे दिल्ली में, एक छोटा सा एरिया 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस से बना हुआ एक इलाका, 40 लाख से ज़्यादा की आबादी है इसमें, तो ये आबादी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। तो और घरों की जो गुणवत्ता है वो भी कम होते जा रही है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है उनके। तो कम से कम जो इलीगल जो कॉलोनियाँ बनी हैं उनको पहले तो लीगलाइज़ करके सेक्टराइज़ करने के बाद उन्हें वाटर सप्लाई चैनल्स की व्यवस्था करें ताकि पानी की कोई कमी ना हो। 24 आवर वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो, गुड सैनिटेशन हो, और जो पॉवर्टी लेवल से नीचे आते हैं उनको भी अपलिफ्ट करें, उनको भी स्टैंडर्ड हाउसिंग प्रोवाइड करें। तो आपका कहने का मतलब यह है कि काम करने के लिए साधन बहुत है, लेकिन जो नेता हैं वो काम नहीं करना चाहते। एक्चुअली उनके पास विजन नहीं है, नहीं काम करना नहीं चाहते ऐसी बात नहीं है, विजन नहीं है। आप देखते होंगे पार्लियामेंट कोई दफ्तर की तरह नहीं चलता कि 9 से 5 बजे हर कोई चले। हालांकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया कि क्यों न पार्लियामेंट को 365 दिन 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलाएं। तो उसके लिए जो है ना, कम से कम जो अब बोलना तो नहीं चाहिए कि हम नेता लोग जो ऐसे होते हैं, जिनकी बैकग्राउंड देखिए तो कभी 9 से 5 स्कूल भी नहीं गया होगा, है ना। ये बहुत हंसी की बात है हमारे देश में, इतने बड़े देश में, है ना। 9 से 5 काम करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। जब हम ये आदत रखेंगे ना, कोई बोलता है 24 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, कम सोना। अक्सर देखा जाता है नेता लोग चुनाव में वादे तो बहुत कर लेते हैं कि हम आपके बीच में रहेंगे, आपके हर सुविधा, जन सुविधाएं आपको देंगे, लेकिन पूरा 4.5 साल वो आराम करते हैं और जब चुनाव के 6 महीने बचते हैं तब उनकी नींद खुलती है, तब वो लोगों के बीच में जाना शुरू करते हैं। ऐसा है ना कि आज तक आपने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया होगा ना। कभी किसी आपने नेता ने जो अभी जो चुनाव में जो कॉन्टेस्टेंट होंगे, कभी किसी ने मैनिफेस्टो जारी किया है? कोई रिटर्न कमिटमेंट किया है? तो मैं समझता हूँ कि मैं पहला आदमी हूँ, पहला कैंडिडेट हूँ जो आपके सामने एक रिटर्न कमिटमेंट कर रहा हूँ, पर्चे पर लिख करके मैं बांट रहा हूँ कि आप ये पढ़िए कि मैं यहाँ के लिए क्या करूँगा। वोट देना ना देना आप बात की बात है, लेकिन कोई आपके पास एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई पॉलिटिक्स में आ रहा है, रिटर्न कमिटमेंट दे रहा है कि हम देश को सुधारने की बात कर रहे हैं, हम इस साउथ दिल्ली के लिए कुछ करने की बात कर रहे हैं, तो ये मेरा रिटर्न कमिटमेंट है। आपकी आंखों में हम एक बार धूल झोंक सकते हैं, लेकिन हर बार धूल झोंक करके हम राज्यसभा के सदस्य और कहते हैं लोकसभा के सदस्य तो नहीं बन सकते ना। यदि हम इस बार बनते हैं, इस बार हम नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझे अगली बार वोट मत देना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने कीमती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। तो इसी कड़ी में डॉक्टर आनंद गौतम जी के जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरह का माहौल आपको लग रहा है थोड़ा पार्टी के बारे में। जय हिंद। मैं रविंद्र लाल अर्ण, दक्षिण दिल्ली प्रभारी। पिछले 2 साल से 2022 से मैं इस क्षेत्र में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्य कर रहा हूँ, और लोगों का जो गुस्सा जो है, वह चाहे केंद्र की सरकार हो अथवा अपने दिल्ली की राज्य की सरकार हो, दोनों की तरफ की क्रम सीमा पर दोनों एक दूसरे से, दोनों की सरकार को यहाँ की जनता को। हम 2012 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रवादी पार्टी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, मैंने ज्वाइन किया। यह पार्टी नेताजी के सिद्धांत को अगर हम एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं, भारत जो है नेताजी के रास्ते पर चल करके जहाँ से 22 जून 1939 को स्थापित यह राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ कार्य कर रही है। और अभी हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगह पर मैंने कैंपेनिंग किया, वहाँ पर विभिन्न तरह की समस्याओं से मैं भी उलझा, लोगों के सवालों और जवाब दिया हमने। इस प्रकार मैं जानना चाहता हूँ यहाँ की जो सरकार है, पिछले 2 साल से मैं प्रभारी बना हूँ,
सभी के सभी लोग एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, और सच्चाई बात यही है कि दोनों एक दूसरे के भीतर काट किए हुए हैं। हमारी दोनों पार्टी से समान दूरी है, दोनों पार्टी से किसी भी प्रकार से कोई बड़ा समझौता नहीं है। दोनों प्रकार से दोनों पार्टी हमारी समान दूरी बनी रहेगी और अभी ये बनी। धन्यवाद। दक्षिण दिल्ली लोकसभा का साकेत इलाका है, जहां पर डॉक्टर गौतम आनंद जिससे हमने बातचीत करी राजनीतिक मुद्दों को लेकर, चुनाव को लेकर। तो दक्षिणी दिल्ली का चुनाव जहां एक तरफ झाड़ू और कमल का परचम लहरा रहा है, तो वहीं शेर की दहाड़ से भी दक्षिण दिल्ली अब दहलाने लगी है। तो आने वाले समय में रिजल्ट क्या आएगा वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।